नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज वीडियो में हमारे साथ में है प्रबोध बसंत डावखरी जी। उनका हम स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। प्रबोध जी को आज अपने चैनल में इसलिए बुलाया कि आज जो है बसंत डावखरी जी जो एक लोक नेता थे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी प्रसिद्धि इतनी है कि उनके जन्मदिन पर याद अगर नहीं करें तो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बनती है। वो किसी पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए, लेकिन उनकी पार्टी कोई मायने नहीं रखता था। किसी भी पार्टी की सत्ता हो, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, हर काम वो जो है बखूबी करते थे और लोगों से मिलते थे, इसलिए वो लोक नेता कहलाते थे। हम आज उनके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। उनके बेटे हैं, बड़े बेटे प्रबोध जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम कि सर आपके पापा जो है, जो उनकी करियर का हम देखें, 23 साल की उम्र में उन्होंने जिला पंचायत से अपनी करियर की शुरुआत की थी, पूना से। राइट। उसके बाद थाने में आए, नगर पालिका में चुनाव लड़ी, मेयर भी बने। उसके बाद विधान परिषद में गए, विधान परिषद के उपसभापति बने। लेकिन उनका जो इस तरह करियर था सर, उसके बारे में क्या कहेंगे उनके? मेरे पापा का करियर मतलब उन्होंने काफ़ी यंग एज से स्ट्रगल किया था जी। उनका जीवन का प्रवास और राजनीतिक प्रवास एंड पर्सनल प्रवास काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा, लेकिन उनकी जो विल पावर थी और जो सिंसियरिटी थी, वो हमेशा बोलते थे कि कि भले कितने भी स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स आए, बट मेरी जो सिंसियरिटी है एंड जो मेरी एक ऑनेस्टी एंड विल पावर है, उसने काफ़ी उनको हेल्प किया कि ये सब फाइट करने में एंड आगे आने में। प्लस उनको अच्छे काफ़ी लीडर्स भी मिले, जैसे कि बाला साहब देसाई जी, माननीय श्री शरद पवार जी, जिन्होंने उनको काफ़ी सराहा एंड काफ़ी हेल्प किया, सपोर्ट किया ऊपर आने में। इवन मैं तो बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम लूँगा, जिन्होंने उनको काफ़ी काफ़ी उनको सपोर्ट किया और अपना समझ किया। उनके रिलेशंस हर पॉलिटिशियन के बड़े लीडर्स के साथ एक व्यक्तिगत थे, पर्सनल थे। ऐसा कुछ पॉलिटिकल रिलेशनशिप या अपने पर्सनल मतलब के नहीं थे। जी सर, बात करें तो उनके जो करियर था, जो करियर की बात हो गई, लेकिन जो उनका शुरुआत हुआ वो काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए थे, काफ़ी नीचे लेवल से ऊपर आए थे। हाँ जी। तो थोड़ा अगर नीचे की बात करें तो उनका बचपन किस तरह रहा है, आप देखा हो? आप देखे तो नहीं, आप जानते हो? हाँ, लेकिन मेरे पापा का वैसे जन्म तो काफ़ी गरीब घराने में हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर भी एक फ्रीडम फाइटर थे। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो वेजिटेबल सब्जी बेचती थी। एंड ऐसे हालातों में पापा का और उनके भाइयों का और बहनों का एडुकेशन किया। पापा ने भी काफ़ी न्यूज़पेपर डाल के, दूध बेच के, वो स्ट्रगल करके काफ़ी ऊपर आए थे। एंड उन्होंने अपने खुद के हिम्मत पे, खुद के दम पे जो भी उनका जो एम्पायर बनाया है, जो उनका एक अस्तित्व बनाया, वो काफ़ी एक इट्स वेरी इलस्ट्रस। ऐसा कभी काफ़ी रेयरली होता है। जी जी बिल्कुल। तो सर, हम थोड़ा सा, आपने जब होश संभाला होगा तो आपने देखा भी होगा, उनके साथ में कुछ समय बिताए भी होंगे, तो जो उनका कार्य करने का जो तरीका था और जो उनकी जो पॉपुलरिटी थी, उसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? पॉपुलैरिटी पापा की क्या कहूँ मैं, उनके चाहने वाले, फैन फॉलोइंग काफ़ी, उनकी काम की क्षमता और उनकी जो प्रॉब्लम्स को फेस करने की जो उनकी विल पावर और ये हार्ड वर्क था, उसके वजह से आई थिंक सो उनके फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़े। एंड खाली ऐसा नहीं था कि खाली जो मेरे पापा एक्चुअली तो आए थे पूना डिस्ट्रिक्ट से, बट फिर थाना उनके लिए एक डिफरेंट टाउन था, बट यहाँ पे भी उन्होंने बेस बनाया, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसका मैं श्रेय थाना के लोगों को भी दूंगा कि उन्होंने इतने हमको पापा को इतना सराहा और इतना अच्छा इतना प्यार दिया। तो मैं थाने कर लोगों का भी शुक्रिया इसमें कहूँगा। सर, एक बात और कहें कि छोटा छोटा चाहे काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, यानी मुख्यमंत्री लेवल का भी काम हो, तो लोग जो है आपके पापा को ही याद करते थे और उनके पास जाते थे। शायद उनका
अच्छी तरह से उनका जो है जो बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी और उनका काम भी होता था। तो कैसे होता था, क्या वो मतलब किस तरह वो उनका लेवल मतलब कहा जाए किस तरह का होता था वो? मुझे तो मतलब जितना मुझे याद है कि चाहे विलासराव जी हो या सुशील कुमार शिंदे जी हो तब के सीएम, दोनों का मतलब पापा के तरफ एक भाईचारे का जी जी रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। मतलब वो कितने फंक्शंस में वो पापा के आते थे, भले ही राष्ट्रवादी से थे, पापा कांग्रेस से नहीं थे, बट जो पापा ने रिलेशनशिप्स आई थिंक सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं, बट चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या कोई भी पार्टी हो, सबके साथ एक अच्छा मिला जुला एंड सबके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। ऐसा ये मतलब आज की राजनीति आप जैसे देख रहे हैं, जैसे हो जी रहा है, वो काफ़ी मतलब क्या कहूँ मैं, खौफनाक बोलूँ कि विचित्र बोलूँ, मुझे वही समझ में नहीं आता। बट लेकिन तब की मतलब पापा की राजनीति करने की स्टाइल अलग थी, एक शैली अलग थी। जी जी। विधान परिषद के उपसभापति के साथ साथ उन्होंने लोकसभा में भी कई बार ट्राई किया। उन्होंने 2004 के चुनाव लड़े, 2009 के चुनाव लड़े, राइट। लेकिन उनको लोकसभा में सफलता नहीं मिली। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या लोकसभा में लोग उनको पसंद नहीं करते कि लोकसभा में साहब यहाँ चले जाएं? नहीं, इनफैक्ट हमको जो एक्सपेक्टेड था लोगों से उल्टा उससे काफ़ी डबल मात्रा में मिला। जी लेकिन क्या था कि जैसे कि सारी थाना की जनता ऑलरेडी जानते हैं एंड आप लोग भी अच्छी तरह जानते जी हैं, हमारे ही पक्ष में कुछ लोग थे जो पापा के थोड़े से ज़रा नहीं चाहते थे कि तो उनके वजह से मैं कहूँगा कि उसके वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। बट ठीक है, ये राजनीति है, जी इसमें हार जीत होती रहती होती है। रहती है, बिल्कुल होती रहती है। अब जो है आते हैं आपके ऊपर थोड़ा सा कि आपके पापा एकदम यंग एज से मतलब 23 एज से उन्होंने अपने करियर शुरू किया और राजनीति में अच्छी पकड़ बनाई। हाँ। उसका फ़ायदा आपने क्यों नहीं उठाया? आप उनके बड़े बेटे थे, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। एक होता है कि जो बेटा जो है राजनीति में, अगर बाप राजनीति में तो बेटे को आसानी से सब कुछ मिल जाता है। राइट। तो उसका फ़ायदा आपने क्यों नहीं उठाया, ये बताइए? अब कैसा है कि देखिए कैसा होता है कि मेरे कुछ एम्बिशन अलग थे, मेरा गोल कुछ अलग था, और मेरे पापा ने भी कभी मेरे को कभी फोर्स नहीं किया राजनीति में आने के लिए। जी हाँ, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि कि इच्छा थी कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ, और हमारी कुछ मीटिंग्स भी हुई थी काफ़ी टॉप लीडर्स के साथ। मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी इंक्लिनेशन तब बिजनेस में थी ज़्यादा करके रादर देन पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैंने तब योग्य नहीं समझा कि तब मैं रेडी नहीं था मेंटली, आई थिंक सो, टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। सो इसलिए तब मैंने राजनीति को इतनी प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपके छोटे भाई जो है निरंजन डावखरे, वो पॉलिटिक्स में है और अच्छा करियर उनका बना हुआ है। हाँ जी। आज देखा है तो पॉलिटिक्स का जो विरासत है, हाँ जी। उनको अच्छी तरह वो संभाल रहे हैं आपके डैडी की। तो आपको लगता है कि अब भी मौका है, मुझे अब भी आना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि आपने बिजनेस तो संभाल लिया, आपने बिजनेस भी देखिए देख लिया कैसा आपने। होता है, जिस दिन इच्छा जागती है ना, जी उसी दिन दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे अभी भी कोई ऐसे मतलब देर आर ऐसे बहुत सारे पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, वो भी मुझे अभी भी बोलते हैं जी कि आप राजनीति में आना चाहिए, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब मुझे योग्य लगेगा मैं ज़रूर जी तब ये करूँगा। बट अभी फ़िलहाल तो मुझे खाली सोशल वर्क में ध्यान देना है, जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, और देश की भलाई में और जनता की भलाई में क्या कर सकते हैं मैं, और पापा का जो विचारधारा थी उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। तो आप समाज की अगर बात करें तो क्या लगता है कि समाज की कितनी ज़रूरत है, लोगों की कितनी कमियां देख रहे हैं आपकी जो कि नहीं हो पा रहा है और मैं कर सकूं, ऐसा कुछ होता है आपको? वैसे तो बहुत कुछ है जो हो सकता है लेकिन जो नहीं हो रहा है। जी तो मैं समझता हूँ, जब भी अभी आज शायद आपको पता है कि नहीं होता है, मेरा एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड में हुआ, फॉरेन में हुआ। मेरा काफ़ी लाइफ स्पैन मेरा फॉरेन में ही गया। जब मैं उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ, इंडिया की जो छवि है जी और इंडिया में जो पोटेंशियल है, मुझे उनकी शब्दों में और उनकी नज़र से पता चलता है। तो मैं काफ़ी मतलब काफ़ी सरप्राइज हो जाता हूँ। लेकिन जो एक्चुअल में हमारे इधर हो रहा है या होना चाहिए, वो मतलब वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है काफ़ी और आगे जाने की।
क्या कमियां देख रहे हैं आप? राजनीतिक कमियां देख रहे हैं कि लोगों की कमियां देख रहे हैं कि सिस्टम की कमियां देख रहे हैं? क्या मैं कमियां देख रहे बोलूंगा तीनों की कमियां हैं, हैं? क्योंकि क्या होता है, जनता चुनती है राजनेता, बिल्कुल ठीक है। जी तो कुछ जनता में भी कमियां हैं जो गलत राजनेता चुनते हैं, ठीक है। वो गलत राजनेता पूरे जो सिस्टम खराब सिस्टम है खराब कर देते हैं। जी तो मैं तीनों को दोषी ठहराऊंगा। तो क्या है कि अगर जनता अगर राइट चुनाव करे तो अल्टीमेटली ये घूम फिर के उन्हीं के पास आएगा। एंड आई थिंक सो खाली देश का विकास नहीं, आई थिंक सो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आज देखा जाए तो यंग जनरेशन जो है पॉलिटिक्स से थोड़ा दूरी बना के रखती है। हाँ जी। पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है। हम अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं तो जो वीडियोज है, हमारा ये जैसे मुद्दा भारत का, हमारा पॉलिटिकल मुद्दा जब लेता हूँ तो उसमें मैं जब देखता हूँ तो जो एज वाइज जो लोगों का जो दर्शक लोग हैं वो आफ्टर 50 के बाद वाले हैं, यानी कि ये युवाओं को जो है राजनीति पसंद नहीं आ रही। सही क्या बात मानते हैं कि युवाओं को राजनीति में रुचि लेना आज चाहिए? का जो युवा है वो चाहता है प्रॉस्पेरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, एंड वो जो जात की राजनीति जो आजकल जी, आप देख रहे बिल्कुल, हैं वो आरक्षण उस पर को लेके। घृणा करता है, जी ठीक है। और ये एक मेन रीजन है कि जिसके वजह से आज का युवा पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो नेगेटिविटी देखता है तो वो नहीं चाहता कि उस दलदल में पड़े या उसने। तो मैं सोचता हूँ कि जो युवा में पोटेंशियल है कि मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम बदलूं, मेरी विचारधारा अलग है, आई थिंक ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए। प्रमोद जी, एक सवाल ये भी बनता है कि पॉलिटिक्स की अगर बात करूं तो आपके पापा जो है नौकरी जी पवार साहब से काफ़ी करीबी रहे हैं, उनका कांग्रेस से नाता रहा। आज जो है मोदी युग है, इस समय सब जगह मोदी मोदी की चर्चा है और मोदी जी का जो है देश नहीं विदेशों में भी नाम है। तो उस हालत में आप किसको आदर्श मानते हैं, मौजूदा हालत को देखते हुए, मौजूदा राजनीति देखते हुए? अभी कैसे कह, दोनों अपनी जगह पे है जी लेकिन मैं ये पवार साहब का एक अलग महत्व है और एक अलग स्थान है जी हमारे सबके दिलों में, क्योंकि वो मेरे पापा के गुरु भी थे और उनकी वजह से मेरे पापा का काफ़ी मतलब पॉलिटिकल करियर भी ऊपर लेके आने में पवार साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। तो उनके लिए हमारे हृदय में हमेशा एक स्पेशल स्थान था, है और हमेशा मरते दम तक रहेगा जी। और लेकिन हाँ बोलिए। रही बात मोदी जी की, तो वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और अभी उन्होंने सेकंड टर्म कर रहे हैं, तो उन मतलब जनता के प्रिय तो है ही मोदी जी, लेकिन मतलब दोनों को अपनी अपनी एक स्थान है अलग से। जी। तो सर, जिस तरह से पवार साहब के बारे में आपने कहा, उसके बाद भी जो है आपके छोटे भाई साहब जो है इसमें भाजपा से जुड़े और देखा है तो राष्ट्रवादी छोड़ के उन्होंने भाजपा में गए। तो इसको क्या कहेंगे आप तो घर में भी आपको विरोधाभास दिख रहा है यहाँ पे। अभी उनका राष्ट्रवादी छोड़ने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब ये ओवरनाइट डिसीजन लिया, कुछ ऐसे स्थितियां बनी या कुछ सिचुएशन बने जिनकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा, और उन्होंने पवार साहब को बोल के एंड जितने भी वरिष्ठ नेता है उनसे बात करके ये फिर डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं था कि ये उन्होंने एक ओवरनाइट डिसीजन था। रही बात जिसे कहा कि आपने युवाओं के बारे में, तो युवा लोग आने के लिए जो तैयार भी होते हैं सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाते हैं। क्या नहीं लगता है कि नेताओं को जो है उनको थोड़ा मौका देना चाहिए, उनको 100% देना चाहता है होना चाहिए, बट अभी कैसा है कि हर पार्टी के अंदर अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना चुनाव प्रोसेस का एक प्रक्रिया है। देखा जाए तो 3-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी जो है वो एक ही जगह पर जो है वो नेता बना रहता है, लेकिन उसके कार्यकर्ता जो है वो रिटायर हो खत्म हो जाते हैं, युवा में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ये सब कमियां तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लगती है। हाँ, बट मैं मतलब अभी कैसा है कि देखिए, वैसे तो मेरे पापा तो राजनीति में मतलब उनकी फैमिली तो नहीं थी। तो मेरे फादर तो आउटसाइडर ही थे पॉलिटिक्स में, बट उन्होंने फिर भी अपना एक अस्तित्व बनाया और इसमें आए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास हिम्मत है और करने की क्षमता है, आई थिंक सो आप कौन सी भी फील्ड में भले ही मतलब जो आप क्या कहते हैं
ये फैमिली हायरार्की इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री होवे या पॉलिटिकल इंडस्ट्री में होवे, बट अगर आप में क्षमता है तो मुझे लगता है कि जैसे अभी शाहरुख खान ने लाइक उसकी तो कोई फैमिली तो थी नहीं फिटनेस इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने भी तो अपना एक ये बनाया जी। तो वैसे ही हमारे पापा ने भी बनाया था पॉलिटिक्स में। क्या कहेंगे आज उनका, आपके डैडी का, पापा का जो 74वां जन्मदिन है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने पापा को, या किस तरह याद करेंगे आप? पापा को बस कि हम उनकी जो विचारधारा है आज भी आगे लेके जाएंगे, उनकी जो जो स्पिरिट है एंड जो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम अब आज भी जीवित रख के उसके ऊपर काम करेंगे और आगे लेके जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया जो आप करना चाहते हैं, जो उनको एक श्रद्धांजलि रूप में उनको अर्पित हो? अभी देखिए, अभी 8 नवंबर के दिन हमने अभी एक सोशल कार्यक्रम लिया है जिसमें हम स्पेशली चैलेंज्ड एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। हमारे माननीय श्री गार्डियन मिनिस्टर ऑफ थाने श्री शंभूराजे देसाई जी एंड चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के हाथों, एंड प्लस फिटनेस इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र की है एकजुट होकर कुछ काम करे ताकि मैक्सिमम लोगों को नौकरियां भी मिले एंड हम हमारे स्टेट के जो सिटीजन्स है उनको भी हेल्दी कर सके, फिट कर सके। तो ये इच्छा आपकी है? हाँ, जैसे मोदी जी की आई थिंक सो ये है कि दिस थिंग फिट इंडिया मिशन, यस, तो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। यानी भारत फिट रहेगा तो हर चीज़ें उसकी फिट होगी। एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डावखरे जी के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ, वो हमारे भी काफ़ी करीबी थी। हम उनके साथ में कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल हमने उनके साथ में पत्रकारिता की थी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। एक रिंग पे हमारा फ़ोन उठा लेते, सभी फ़ोन उठाते थे। आजकल तो नेता जो है जब बड़े हो जाते हैं तो उनका फ़ोन पे वो मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डावखरे साहब के बारे में हम तो ये कह सकते थे कि लोगों के नेता थे, लोगों के बीच नेता थे। आज वो नहीं है, लेकिन हम उनके जन्मदिन पर उनको जो बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।